हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुनः मैं आप लोगों के सामने 30 प्रश्नों की हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। इन 30 प्रश्नों में आप अपने आप को चेक करिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। जितने प्रश्नों को आप सही करिएगा वो मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण को चुनिए। मूर्धन्य श है, बड़ा वाला श है, ग और ख। इन चारों में से कौन सा अल्प प्राण है? तो बात करें श और मूर्धन्य श, तो ये जो है आपके कौन से होते हैं? तो इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं और ये दोनों होते हैं महाप्राण होते हैं। साथ ही पहले किसी भी जो होता है यानी स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वो अल्प प्राण होता है, तो उसी के दौरान आपके क, ग और अंग अल्प प्राण में आएंगे, जबकि ख जो होगा वो किस में आएगा? तो महाप्राण में आएगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, यानी तीसरा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आप आंसर इसका भी लगा लिए होंगे। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ये एक शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या है, यानी कुल जो है वर्डों की संख्या नहीं पूछा है, कुल व्यंजनों की संख्या पूछा है। तो याद रखेंगे, कुल जो है वर्डों की संख्या आपकी जो है 52 है, और जो है स्वरों की कुल संख्या 13 है, और व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो 35 है। ध्यान रखेंगे कितने हैं? तो आपके 35 हैं। और अगर पूछेगा कि जो है कितने मुख्य जो है व्यंजन है, तो 33, क्योंकि 33 में दो उल्क्षिप्त जुड़ते हैं तो वो 35 बन जाता है। इसका आपको डीप में अगर अध्ययन करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने हिंदी के जो है प्लेलिस्ट का भी वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। आप वहां पे देखेंगे तो सब मैंने आपको बताया, कुलक्षिप्त क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, सबको वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। चलें आगे बढ़ें। और साथ ही आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं इन सब विषयों का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप पीडीएफ को भी ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, यानी इन सब में जो है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सबसे सही शब्द माना जाता है? ठीक है, तो इसका आई होप आप टिक लगा लिए होंगे। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है बी, ज्योत्सना जो होता है वो आपका राइट आंसर होता है। ओके, ध्यान रखेंगे वर्तनी की दृष्टिकोण से कौन सा हो जाएगा? ज्योत्सना हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द को चुनिए। देखिएगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं दो चार क्वेश्चन बता रहा हूं जिसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसा मैंने कि पिछले वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन को वो किया था, कवयित्री वाला किया था, उसके बाद ज्योत्सना हो गया, उसके बाद उज्जवल होता है, और आशीर्वाद। इन चार को खूब अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये चारों के क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीटेड होते हैं। तो वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द चुनिए। तो उज्जवल और उज्जवल, यानी इन चारों में कौन सा सबसे राइट जो लिखा हुआ है वो कौन सा है? तो आज याद रखेंगे, ये जो है थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट है। मतलब दो ज होते हैं और दोनों आधे ज होते हैं, और वही आपका क्या होता है? सबसे शुद्ध वर्तनी में माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा। अच्छा, ध्यान रखेंगे, ये जो अन्वेषण वाला क्वेश्चन है ये भी मैंने काफी एग्जाम में देखा है, और काफी एग्जाम में इसको मैंने खुद कराए हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन वेषण, अनुधन अवेषण, अनुधन एषण और अनुधन एषण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएं। इसका भी जो भी राइट आंसर हो वो अपने कॉपी में साइड में नोट कर ले, फिर मैं इसका आपको बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुधन क्या हो जाएगा? एषण हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? अन्वेषण हो जाएगा। यानी एक तरह से ये समझ सकते हैं आपके किस संधि का पार्ट है? तो यण संधि का पार्ट है। यानी ऊ का क्या हो जाता है? ऊ का व, जानते ई का य, ऊ का व,
सब मैं डिटेल में आपको अच्छे से जो है, जो भी पीडीएफ आपको मिलता है उसमें भी बताया हूँ। साथ ही मेरी जो है वीडियो जो है पड़ी है, इस पे हिंदी की काफ़ी सारी वीडियो पड़ी है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। सब कुछ आपको वहाँ पे क्लियर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, ये समझ लीजिएगा एकदम शानदार क्वेश्चन है। नमस्ते ये क्या होता है कि जो है कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन देते हैं तो गलतियां सबसे ज्यादा लोग करते हैं। तो पूछा है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नम धन ते, नमः धन ते, नमः धन अते और नमस धन ते। क्या उसका इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा एक विसर्ग संधि का पार्ट है। नमस्ते एक विसर्ग संधि का पार्ट है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा नमः धन ते। और यही जो विसर्ग होता है यही आपका क्या हो जाता है, आधा स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी विसर्ग का जो है छोटा स बनने का जो है प्रोसेस है, ये जो है यही बनता है, नमस्ते बन जाता है, यानी नमः धन ते। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये तो आप जानते हैं, सभी को पता है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है आमतौर पे जब भी अगर पेपर बनाए जाते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर मेंशन किया जाता है। यानी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई होप आपने कमेंट कर लिया होगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। तो कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ओके, आगे बढ़ेंगे। वीर रस का स्थायी भाव होता है, यानी जो है आपको पता है रस होते हैं, तो रस जो होते हैं उनकी संख्या जो है आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग मेंशन किए हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, यानी जब हमारे अंदर वीरता वाला रस आता है तो हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो उस समय जो होता है हमारे अंदर उत्साह का जो है भाव उत्पन्न होता है, ना कि बलवान का, ना कि क्रोध का, ना कि भय का। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इत्यादि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी ये जानते हैं जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो आपको इसका पार्ट दे दिया जाता है, यानी स्वर संधि के अंतर्गत वाले संधि का नाम दे देगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत संधि का नाम देगा। तो यहाँ पे मैं दोनों क्लियर कर दूंगा। इत्यादि जो है वो एक स्वर संधि का पार्ट है, और स्वर संधि के अंतर्गत भी कौन है? तो ये जो संधि है यड़ संधि का रूप है, और इसका जो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बनेगा इति धन आदि। ओके, तो आप हो जाएगा इत्यादि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, यानी जो है यहाँ पर चंद्र का जो है बात किससे, यानी खिलौने की तुलना जो है चंद्र से की जा रही है और लाने की बात हो रही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ पे एक शब्द दो बार आए होते हैं और लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द एक ही बार आया होता है लेकिन उसके भिन्न भिन्न शब्दों के साथ उसके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमेय का उपमान के साथ भेद रहित आरोप होता है। और अनियोक्ति जो है सबसे अलग अलंकार होता है, इसमें जो है किसी और टाइप की जो है मिक्स की बात की जाती है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, तो जो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार ही भेद रहित आरोप होता है। तो यहाँ पर जो है आपका खिलौना जो है ये क्या हो जाएगा? किससे तुलना की जाती है? खिलौने की तुलना जो है वो की गई है चंद्रमा से, यानी जो है यहाँ पे खिलौना उपमेय हो गया और ये चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। तो इसके बीच में ना तो सासी से सोम सो सरित कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के जब वर्ड होते हैं तभी हम जानते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। सॉरी, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानु जनु जानू जानू मानो लगा होता है, जबकि उपमा अलंकार में होता है सा सी से सोम सो सरिस। ये सब मैं जैसे ही आपको अलंकार वाला टॉपिक पढ़ाया हूँ वहां पर आपको एक बार इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। तो अगर आप उस जो है वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके पूरे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नवरत्न में कौन सा समास है? तो जैसा कि जब आपको इस तरीके से हो नवरत्न, यानी आगे कोई संख्यावाची शब्द हो, तो संख्यावाची शब्द हो और इस शब्द का यानी संख्यावाची के साथ कोई विशेष अर्थ न निकल के आए,
तो उस कंडीशन में वो हमेशा द्विगु समास होता है। यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग दशानन को लिया गया था, तो वहाँ पे 10 तो आगे संख्यावाची था, लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे नवरत्न है, इसका कोई विशेष अर्थ निकल नहीं रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी द्विगु समास हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। दोहा के पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? यानी दोहा जो होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 और 9। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक बार, 11, 13, 16 और 9। यानी दोहा पूछ रहा है और दोहा का कौन सा चरण दे रहा है? पहला और तीसरा। तो ध्यान रखेंगे, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में जो होती है 11 11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी 13 हो जाएगा। तो आई होप 12 क्वेश्चन के अंदर का जो भी मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक वीडियो को जरूर करें आप। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? यानी इस बार जो है अर्थ, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इंक्लूड किया था उत्पत्ति के आधार पर, तो इसी प्रकार जो है इस क्वेश्चन में हम जो आपसे पूछ रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आप इसका जो राइट आंसर, मुझे लग रहा है आप लगा चुके होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी 4। अर्थ के आधार पर भी जो होते हैं शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थ। यानी जो है इसको कह सकते हैं कि एकार्थी मतलब जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, और उसके बाद जो था फिर अनेकार्थी हो गया। यानी इस तरीके से आप देखेंगे समानार्थी और विलोम विलोम जो है इसी में आते हैं। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी पूछ रहा है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। जानते हैं तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत के होते हैं और हूबहू हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिनका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तद्भव कहते हैं, और जो भारत के अंदर बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों से ली जाती है उसे हम देशज कहते हैं, और जो है बाहरी देशों से जो लिए गए होते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। तो इस रेलगाड़ी कहाँ से शब्द लिया गया है? तो रेलगाड़ी जो है आपका एक विदेशज शब्द है। विदेशज मतलब एक अंग्रेजी शब्द है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन, कोई, जो, वह। ठीक है, यानी इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, मतलब जिसका जो सर्वनाम का निश्चय न हो, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन लगा है, कोई लगा है, जो लगा है, वह लगा है। तो इसको याद रखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, कौन जो होता है इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई जो है यही आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो है ये संबंधवाचक जो है सर्वनाम है, और जो वह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। कुंडलियां किस प्रकार का छंद है? यानी पूछ रहा है, कुंडलियों के बारे में पूछ रहा है कि कुंडलियां किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो होता है कुंडलियां, ये कौन सा होता है? तो आपके क्या है? विषम मात्रिक छंद है। यानी विषम मात्रिक छंद में जो होता है आप कुंडली को पढ़ते हैं और छप्पे को पढ़ते हैं। सम मात्रिक छंद में वो पढ़ा जाता है, यानी चौपाई पढ़ा जाता है, रोला पढ़ा जाता है। अर्ध सममात्रिक छंद में कौन होता है? तो दोहा, सोरठा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो यानी विषम मात्रिक छंद को हमेशा ध्यान रखेंगे कौन होता है, तो इसी में जो है कुंडलियां और छप्पे आते हैं। और बात करें कुंडलियां किनका किनका मेल होता है, तो कुंडलियां जो होती हैं वो दोहा प्लस रोला का मेल होता है। यानी इसमें कितने चरण होते हैं? तो इसमें टोटल 6 चरण होते हैं। पहला 2 चरण दोहा का होता है, और नीचे के जो 4 चरण होते हैं वो जो होते हैं आपके रोला के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बात करें। रसराज किसे कहा जाता है? यानी रसों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, शांत रस, भयानक रस, हास्य रस।
क्या होगा, रसराज कौन है? तो आप याद रखेंगे, रसराज जो होता है श्रृंगार रस को कहते हैं, यानी श्रृंगार रस जो होता है वो रसराज होता है। और बात करें रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या अलग अलग जो है वो अनुसार दी गई। जैसे आप देखेंगे तो हिंदी में जो है रसों की संख्या जो होती है 9 होती है, जो है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और बात करें जो है रस कितने हैं, तो टोटल 11 रस हैं। तो इसमें अलग अलग संख्या दी गई है। अगले बात करें, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, यानी चौपाई की बात की गई है। चौपाई जैसा अभी अब मैं आपको बताया कि ये सममात्रिक छंद है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होती है 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज जो है एक चौपाई है। ओके, आगे बढ़े। आसमान से बातें करने का अर्थ होता है, यानी कह सकते हैं कि ये जो होता है एक आपका क्या है, मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान से बातें करना। पहला ऑप्शन है पागल हो जाना, दूसरा बहुत घमंड होना, तीसरा बहुत ऊंचा होना, और जो है चौथा जो है बहुत परिश्रम करना। तो आई होप इसका आप टिक लगा लिए होंगे, यानी पागल हो जाना, बहुत घमंड होना, बहुत ऊंचा होना, बहुत परिश्रम करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होता है बहुत ऊंचा होना। बहुत ऊंचा होना जो होता है वही आपका क्या होता है, आसमान से बातें करने के समान होता है। चले अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप, मुझे लग रहा है कि अब तक जितने भी प्रश्नों को हम लोग किया गया है, कम से कम जो है 19 प्रश्नों में आपके 15 से 16 प्रश्न सही होने चाहिए। ये आपका जो है, अगर आपकी तैयारी है मतलब आगामी एग्जाम के लिए, तो इतने प्रश्न आपके सही होने भी चाहिए। चले अगले अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी तक मैंने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पूछे थे, यानी इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तो वो पूछा था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 10, 8, 6, 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख तो नहीं सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कितने होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, समा अरे जो होता है आपके, फिर और देखेंगे विस्मयवाचक, बहुत सारे टोटल 8 होते हैं। उन 8 का क्रम आपकी ये जिम्मेदारी है, उन 8 का क्रम जो है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ओके, सभी से ये रिक्वेस्ट है हमारी, वीडियो को अभी पॉज करिए और उस 8 का अगर क्रम आपको याद है तो लिखिए, और नहीं याद है तो देख के लिखिए, लेकिन सभी लोग लिखिए, लिखने से आपको जरूर याद हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे और आगे बढ़े। 21 क्वेश्चन, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा। अगम्य, दुर्गम, दुर्लभ और आगम। देखिएगा, अगम्य का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं हम लोग अगम्य कहते हैं, और जिसे पार करना कठिन होता है उसे दुर्गम कहते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गम हो जाएगा। और जिसे पाना कठिन होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो दुर्लभ हो जाएगा। और आगम का मतलब होता है किसी चीज की जो है सूचना मिलनी कि वो चीज आ रही है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। प्राची का विलोम होता है। देखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, मैं जब से पेपर दे रहा हूँ हिंदी का मुझे देखने में मिलता है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीटेड है। प्राची का विलोम है अप्राची, प्रतीची, अर्वाची, म्लान। क्या होगा इसका राइट आंसर, जरूर आप कमेंट करेंगे। यहाँ का जो प्राची का विलोम होता है वो होता है प्रतीची। क्या होता है, प्राची का विलोम प्रतीची होता है। और प्राची का मतलब आप जान जाएंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। प्राची का मतलब होता है पूरब और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। ध्यान रखेंगे, यानी प्राची मतलब पूरब और प्रतीची मतलब पश्चिम होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जीतने की इच्छा रखने वाला, जितेंद्रिय और जिजीविषा, जिज्ञासा, इनमें से कोई। क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी जीतने की इच्छा रखने वाला, जितेंद्रिय, जिजीविषा, जिज्ञासा, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं, और जो होता है यानी जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं, और जीतने वाले की इच्छा रखने वाले को जिगीसा कहते हैं। यानी जो आपका जिगीसा है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, ये तीनों ऑप्शन देते हैं और तीनों हम लोग को लगता है एक ही है। तो आप भी अगर अगर गलती किए होंगे तो जरूर इसमें सुधार करेंगे।
जीतने की इच्छा को रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिगीसा बोलते हैं। और जीने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिजीविषा बोलते हैं। और इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री कहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अलौकिक, स्वर्गिक और अप्रतिभा और अप्रतिम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रतिम हो जाएगा। यानी जिसका जो है ये कह सकते हैं कि जिसकी प्रतिमा दूसरे के समान न हो उसे अप्रतिम हम लोग कहते हैं। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए अप्रतिम यूज करते हैं। और ये समझिए आज का एकदम शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आगामी एग्जाम में मैं जब भी सोचता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है तो आई होप मुझे अक्सर दिख जाते हैं प्रश्नों को। मैं बहुत सारे एग्जाम दिया, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे सिखाया जाता है कि अगर ओ की मात्रा कहीं भी आपको दिख रही है तो आप सीधे सीधे समझिए स्वर संधि में गुण संधि है, बस यही लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे यशोदा पूछा है यशोदा में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ये स्वर संधि नहीं होती है। स्वर संधि ये होता है मतलब गुण संधि में जिसको आप तोड़ने पर दो सार्थक अर्थ निकले, वहीं पर जो संधियां होती हैं वो सही मानी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर इसको सार्थक अर्थ में तोड़ा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लगाए यानी मतलब ई जो होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ऊ का वह हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नहीं, ई का ए और ऊ का ओ, तो यानी यसु निकल के आएगा, यसु निकल के आएगा और ओदा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, उसको तोड़ेंगे ना तो आप क्या मिलेगा, यसु धन उदा। ना पहले शब्द का कोई मतलब है ना तो दूसरे शब्द का कोई मतलब है, इसलिए ये जो संधि होती है ये विसर्ग संधि होती है। यानी यस, यस होता है, यानी यस ऐसे लिख लेंगे, यस, यस पहले अच्छे से लिख लेंगे। और उसके बाद जो है आप क्या लगा लेंगे, यहाँ पे एक विसर्ग लगा लेंगे, दो ठो विसर्ग लगाने के बाद फिर यहाँ पे प्लस करके सिर्फ क्या लिखेंगे। ये इसलिए इतना समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। दा, यानी यश को देने वाली कौन होती है, तो ये यशोदा होती है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगर आपको ये जो है पसंद आ रही है, ट्रिक पसंद आ रही है और ऐसे ही आपको वीडियो भी चाहिए तो आप जो है मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया है, उस प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छा जो है क्लियर हो जाएगा। हिंदी में प्रयुक्त रसों की संख्या है, अभी मैंने इसको अभी क्लियर किया था कि हिंदी में जो है प्रयुक्त रसों की संख्या। याद रखिएगा जो बोल रहा हूँ उसको अगर आप कहीं नोट कर सकते हैं तो बिल्कुल नोट करिए। भरत मुनि जो कि रस के जो जनक हैं, रस के जनक भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है। हिंदी में जो है रसों की संख्या 9 होती है और कुल रसों की संख्या कितनी होती है, 11। तो भरत मुनि के अनुसार 8, हिंदी में रसों की संख्या 9 और कुल रसों की संख्या 11 होती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आंख के अंधे गांठ के पूरे का अर्थ होता है। पहले के लोग बहुत ज़्यादा मुहावरों का यूज करते थे। अगर हम लोग ढंग से गांव पे दादा दादी या नाना नानी की बात भी सुनी होती है ना तो भी बहुत कुछ याद हो जाता है। बड़े टोन में बहुत सारी बातें को कह देते थे और हम लोग समझ नहीं पाते थे क्या वो कहना चाहते हैं, लेकिन उन सबका हर एक शब्द का मतलब होता था, क्योंकि वो जो है मुहावरा कह कह के जो है अपनी बातों को कह डालते थे। तो यहाँ पे लिखा है आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो इसमें पहला ऑप्शन है गरीब लेकिन ईमानदार, अंधा लेकिन चालाक, अंधा लेकिन मेहनती, धनी परंतु मूर्ख। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप अपना टिक जरूर लगा लें, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धनी परंतु मूर्ख। यानी मतलब गांठ का मतलब उसके पास पैसे खूब है लेकिन आग का अंधा, यानी जो है वो मूर्खतापूर्ण उन पैसों को खर्च करता है। चलें अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। पद्मावत के रचनाकार है, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जो है मैं हर बार देता हूँ, इस बार भी दे रहा हूँ कि आपको पहले जो है 8 जो है वाक्यों के भेद लिखने हैं, उसके बाद जो है इसमें लिखने पद्मावत के रचनाकार कौन है। कबीरदास, तुलसीदास, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, नयन में स्वर संधि का कौन सा संधि है, यानी स्वर संधि, ये तो इसमें क्लियर कर दिया है कि ये स्वर संधि है। नयन में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। उसमें पूछ रहा है कौन सी संधि होती है। स्वर संधि में 5 संधियां होती हैं जिसको आप जानते हैं कि दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो उसमें पूछ रहा है कि नयन में कौन सी संधि होती है, तो नयन में जो होता है अयादि संधि होती है। अयादि संधि को और अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन और सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है वाक्य से रिलेटेड है। लिखा है यदि वह कल अपने साथ छाता ले जाता तो नहीं भीगता। ठीक है, मैं वाक्य में कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। सरल वाक्य जो एक ही वाक्य में खत्म हो जाए, वो विद्यालय गया, उसने खाना खा लिया, ये आपके सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य होता है वो विद्यालय गया और फिर खाना खाया। मतलब दो शब्द होते हैं जिनमें से एक शब्द को हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े दूसरे शब्द पे, उन्हें बोलते हैं संयुक्त वाक्य। लेकिन मिश्रित वाक्य क्या होता है, जो कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इस तरीके से हमारी 30 प्रश्नों की श्रृंखला आज जो है समाप्त हुई है। और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, मेरे व्हाट्सएप से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जुड़े रहेंगे तो सारे जो है वीडियो की पीडीएफ और जो यहाँ तक की वीडियो सब कुछ समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।